आज जो चैप्टर थर्ड है आपका पॉलिटी में, आपको पता ही है, नियोजित विकास की राजनीति, प्लान डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इसमें हम लोगों ने कर लिया था, आगे आगे हम लोग चलेंगे। चलिए देखते हैं। मैंने कल आप लोग को ये बता दिया था योजना आयोग क्या है, उसके बाद ये भी बताया था कि इसने 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया था। अब मैं आपको एक एक प्लान के बारे में, जितने भी प्लान हुए इंपॉर्टेंट उनके बारे में बताऊंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सर। ये देखते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे पहले याद रखिएगा 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक की कोशिश क्या थी कि देश में गरीबी के मकर जाल से निकालने की थी। मैंने कल ये बताया भी था कि देश को गरीबी से निकालना था, लेकिन दिक्कत ये थी, और इस योजना को तैयार करने में जो विशेषज्ञ थे उनमें सबसे प्रमुख थे के.एन. राज। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें कृषि क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया था, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया था। आपको पता है कि अगर गरीबी को खत्म करना है और हिंदुस्तान की अधिकतर जनसंख्या एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है, खेती बाड़ी में लगी हुई है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? खेती का विकास करना पड़ेगा। और इस खेती के विकास के लिए सबसे पहले सोचा गया कि बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया जाए, बांध बनाया जाए, नहर निकाले जाए, सब खेतों तक पानी पहुंचाया जाए ताकि अच्छी से अच्छी खेती हो। बारिश पे जो निर्भरता है, रेनफॉल पे जो डिपेंडेंसी थी, उसको कम से कम किया जाए, तभी तो खेती बढ़ेगी। इसी के कारण भाखड़ा नांगल और जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, है ना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे एक डैम बनाया गया। ठीक है, इस डैम से इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, और जिससे पूरा का पूरा राजस्थान के जैसलमेर तक, बाड़मेर तक की पानी जाता है, और वहां तक लोगों का जीवन इससे चलता है। हाँ, तो इस तरह से फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था कि गरीबी को खत्म करना था, और इस गरीबी को खत्म करने के लिए जोर किस पे था? कृषि क्षेत्र पे। तो कृषि क्षेत्र का विकास जरूरी था। इस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने बांध और सिंचाई के साधनों पे निवेश किया, खर्च किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई अच्छी हो सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो इन सब चीजों पे जो खर्च करना था, उसके लिए पैसे लगते। सरकार के पास जो वेल्थ था, धन था या पूंजी थी, कैपिटल था, उसका तो बड़ा अभाव था। तो सरकार ने सोचा कि हम लोगों को अपने आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। अब आमदनी तो अचानक बढ़ नहीं सकती थी, इनकम कोई ऐसा तो था नहीं कि बढ़ जाता, रातों रात इंडस्ट्री लग जाती, विदेश व्यापार हमारा, फॉरेन ट्रेड बढ़ जाता, ऐसा तो होने वाला नहीं था। तो इसके लिए सरकार ने सोचा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी बचत को बढ़ाएं और खर्चे को कम कर दें। ठीक है ना, सरकार हर उन चीजों पे खर्चे को काटने लगी, या कोई भी एक्सपेंडिचर को कट करती गई, रिड्यूस करती गई, कम करती गई, जिससे कि सरकार को कुछ ना कुछ पैसे की सेविंग हो सके या बचत हो सके। लेकिन ये बचत तो होने वाली नहीं थी। अगर आप विकास चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, तो आपको खर्च तो करना पड़ेगा, पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना। और ये पैसे अगर आप लगा रहे हैं, विकास के लिए पैसे अगर लगाने हैं, तो आपको पैसे बचत नहीं, सेविंग नहीं हुई। आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, आपके पास जो रुपए है वो तो फिक्स है, सीमित है कि इतने ही है। आप चाहते हो कि बचत भी कर लो, आप चाहते हो कि इन्वेस्ट भी कर दो, तो ये हो नहीं सकता ना। लेकिन ज्यादा जरूरत क्या है? इन्वेस्ट करने की। तो वो बचत कम होता गया, और बचत वाले तरीके से सरकार के आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो पीसी महालनोबिस के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, डाक टिकट पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ। 1893 से 1972 उनका जीवन काल था।
अंतरराष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे और भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 के संस्थापक, मतलब इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूशन जो है उसके संस्थापक है। दिल्ली में काटवारिया सराय में है ये इसका हेडक्वार्टर। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे और तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया, ठीक है, उसमें उसको बनाने में जो मेन थे वो महालिनोबिस थे। ये बहुत ही विद्वान आदमी थे। इन्होंने कहा कि अब अगर हमें विकास करना है तो विकास के लिए देखो, खेती बाड़ी का तो अच्छा है, आप इन्वेस्ट करते हो, 5 साल इन्वेस्ट किया भी गया तो खेती बाड़ी तो कुछ अपने पांव पे खड़ी है, लेकिन अब हमें उद्योगों को बढ़ाना पड़ेगा। जो भी इंडस्ट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए, उद्योगों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें प्रयास करना होगा। और सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, देश के औद्योगिकरण या भारी बड़े बड़े उद्योगों के विकास पे ही उसका ध्यान रहा, फोकस रहा। देखिए, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पीसी महालिनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी कि पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने का मतलब ये है, पहले वाले में राव साहब जो थे, के एन राव साहब, उन्होंने क्या कहा था कि हमें देश का विकास करना है लेकिन धीमी गति से, ज्यादा तेज नहीं करना, नहीं तो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार कहा गया कि नहीं, अब हमें जरूरत है ज्यादा तेज गति से विकास करने, ठीक है, ज्यादा तेजी से विकास करना है। अब हमें रुक रुक के नहीं काम करना, तभी जाकर के उद्योग का विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा, ठीक है। संरचनात्मक बदलाव मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़क है, बिजली है, पानी है, पुल है, ब्रिज है, नहर है, इन सबों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, बनाना पड़ेगा उसको, तो उस पर भी ध्यान दिया गया। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। सरकार ने क्या किया कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब देश में जितने भी उद्योग थे जो देश में ही सामानों को बनाते थे, प्रोडक्शन करते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा वो बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके, इसलिए विदेशों से कोई भी आने वाले इंपोर्ट पे या आयात पर सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाती थी। अब अगर बाहर से इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी, ठीक है ना। और देश के सामान के कंपेयर, देश का सामान जो बना हुआ सामान सस्ता रहेगा, तो लोग किसका सामान खरीदेंगे, देश का। ये किया गया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। चूंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आया। देखिए हुआ क्या कि सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही थी नए नए उद्योगों पर, समझ रहे हैं ना, और बचत भी साथ साथ कर रही थी। एक सेकंड, तो अब सरकार ने इतने प्रयास किए, पूरा ध्यान उनका उद्योगों के विकास पे था, तो धीरे धीरे पूरी की पूरी उद्योगों की डेवलपमेंट होने लगी, इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ने लगे। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी। ये औद्योगिक विकास तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ समस्याएं भी पैदा। वो क्या थी? भारतीय प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार में से
प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे बहुत अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी। मतलब कि प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ही बैकवर्ड थे। हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बड़े बड़े मशीन हम बनाते नहीं थे, हम जानते ही नहीं थे। तो हमको अपने उद्योगों के लिए, कारखानों के लिए जो मशीन बनानी थी, लगानी थी, वो हम विदेशों से खरीदते थे। और हमें इसके चक्कर में अपना फॉरेन करेंसी, जो विदेशी मुद्रा हमारी होती थी, ज्यादा से ज्यादा खर्च हो जाती थी। विदेशी मुद्रा का मतलब है जब कोई भी चीज आप विदेश में बेचते हो तो आपको डॉलर में पेमेंट मिलेगा ना, तो सरकार की विदेशी मुद्रा होती है, क्योंकि सरकार को भी अगर बाहर से कुछ मंगाना होगा तो डॉलर में ही देना होगा। अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा डॉलर खर्च करने लगेंगे तो जो जरूरी चीजें हमको फिर कहाँ से लेके आएंगे। अगर विदेशों से कोई सामान मंगाना है और हमको डॉलर में ही पेमेंट करना है और हमारे डॉलर धीरे धीरे खत्म होते जाए, तो मजबूरी में हमको क्या करना होगा, चीजें नहीं मंगा पाएंगे। तो इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। ठीक है, उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई। जितने भी उद्योग थे, ठीक है ना, कृषि को पर बिल्कुल उनका ध्यान नहीं था, खेती बाड़ी पे, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में या कृषि में किस तरह सुधार किया जाए। इससे उनको कोई मतलब नहीं था उद्योगों को, उनको तो अपना फायदा कमाना था, वो तो उद्योगों का विकास करना चाहते थे। तो दिक्कत ये हुई कि जितने भी इंडिया में इंडस्ट्री लगी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा लगी, मतलब कि विदेशी निवेश के द्वारा। बाहर से जो भी पैसा लगाया जाता था उससे देश में उद्योगों का विकास हुआ। अब वो केवल उन्हीं पे फोकस करते थे कि कोई विदेशी आए और हमारे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे, ये सब लगाए। लेकिन यहाँ की जो एग्रीकल्चर था उस पर किसी का ध्यान ही नहीं था, तो एग्रीकल्चर भी डूब गई और उद्योगों का भी बहुत कम विकास हुआ। तो अब क्या दिक्कत थी सबसे बड़ी, कि जब खेती बाड़ी पे जो प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे ध्यान दिया गया था, तो खेती बाड़ी का विकास हुआ था। लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान में जब खेती बाड़ी से ध्यान हटा लिया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर से बिल्कुल भी कोई क्या कहते हैं मतलब नहीं रहा सरकार को, तो वो ज्यादा पिछड़ गई और देश में खाद्यान्न संकट, ठीक है, या फूड स्कार्सिटी की प्रॉब्लम कर गई। तो दूसरा आप पंचवर्षीय योजना समझ गए होंगे, सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसमें उद्योगों पर ध्यान दिया गया, उद्योगों का तेजी से विकास करना था, उसके लिए विदेशों से निवेश या इन्वेस्टमेंट को पर ज्यादा फोकस किया गया और खेती बाड़ी को नजरअंदाज कर दिया गया। इग्नोरेंस का शिकार हुआ हमारा जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर था। मतलब कि खेती बाड़ी में किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ और हमें खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा और ऐसी नौबत आ गई कि विदेशों से अनाज आयात करना पड़ा देश में लोगों को पूरा पेट भरने के लिए। अब देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या था। थर्ड 5 ईयर प्लान दूसरी और पहली दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं। थर्ड 5 ईयर प्लान भी वैसी ही थी जैसे कि दूसरी थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आ रही। योजना जो बनाए जाते थे शहरों का ही मेन मामला था कि शहर कैसे डेवलप हो, लोग शहरों में रहने वाले लोगों को कैसे फैसिलिटी मिले। गांव देहातों में रहने वाले लोगों की चिंता अभी कोई नहीं कर रहा। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ दिया जाए। लोग कहते थे कि इंडिया में 80% या उससे भी अधिक पॉपुलेशन खेती में इन्वॉल्व है। खेती या एग्रीकल्चर ही उनको रोजगार उपलब्ध करा रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है। और आपने खेती बाड़ी से ही ध्यान हटा के उद्योगों की तरफ अपना ध्यान कर दिया, जहां की कोई भी रोजगार ही नहीं है। शहरों में जनसंख्या ही बहुत कम रहती है, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि अगर आपको उद्योगों का भी विकास करना है तो ऐसे उद्योगों पे खर्च करो जो खेती बाड़ी से रिलेटेड है, वो ज्यादा अच्छा है। देखिए मेन विवाद क्या था। शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियां
अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे। अब पहला क्या था कि कृषि बनाम उद्योग, मतलब एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। खेती बाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उद्योग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग खेती बाड़ी को सपोर्ट करते थे और कुछ लोग उद्योगों को। देखो, सवाल ये उठता है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था या बैकवर्ड इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच, ठीक है, किसमें ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए? कईयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाके को चोट पहुंची। लोग मानते थे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये गलती कर दी गई कि हम लोगों ने खेती के लिए कुछ भी पैसे नहीं लगाए। सरकार के पास जो भी संसाधन या रिसोर्सेस थे, जो भी पैसे थे, उन्होंने उद्योगों पे लगाया और जिससे ग्रामीण इलाके में खेती को बहुत नुकसान हुआ। खेती जो पहले सुधरी थी और भी पिछड़ गई। जैसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका तैयार किया। याद रखिएगा, वैकल्पिक योजना किसने बनाई थी? जेसी कुमारप्पा ने, याद रखिएगा इस पर। जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया गया कि गांवों में क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाया जाए, ऐसे छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए जिससे गांव जो विलेज है, विलेज लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर इन्होंने भारतीय लोक दल नामक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, कि जो योजना सरकार बना रही है इसमें शहरों में रहने वाले लोग, उद्योगों में काम करने वाले या औद्योगिक घराने के लोगों को केवल फायदा हो रहा है और इसका कीमत किसको चुकाना पड़ रहा है? इसका सबसे अधिक बैड इम्पैक्ट किस में पड़ रहा है? तो गांव में रहने वाले किसानों पर। गांव में रहने वाले किसान और भी पिछड़ गए हैं और भी गरीब हो गए हैं और औद्योगिकरण का फायदा केवल शहर के लोगों को हो रहा है। फिर अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किया जाए। ठीक है, कहा गया कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किया जाना चाहिए। और वो क्या चाहते थे? बगैर गरीबी के मकर जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। कहा जा रहा था कि अगर औद्योगिकरण तेज नहीं किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन या उद्योगों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, ठीक है, तो हमें कभी भी इस गरीबी के मकर जाल से छुटकारा नहीं मिलेगा। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई थी। राज्य की भूमि सुधार और ग्रामीण धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई और नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ क्योंकि भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज्यादा थी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों की एक दलील ये भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज्यादा धनराशि खर्च करती तब भी ग्रामीण गरीब की विफलता का समस्या समाधान नहीं कर। कहते हैं, पूरे पैराग्राफ के निचोड़ में आपको बता दूं कि जो भी उद्योगों की तरफदारी करते, कहते थे कि इंडस्ट्री ही ज्यादा अच्छी है, इंडस्ट्री का ही ज्यादा विकास होना चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने गांवों के विकास के लिए, खेती के बाड़ी के विकास के लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने कार्यक्रम बनाए, योजना में पैसे भी लगाए, हर योजना में कुछ ना कुछ पैसे लगाए, लेकिन उन योजनाओं को सही तरह से लागू नहीं करा पाए। सरकार योजना में पैसे का आवंटन करती है तो आपको पता है ना, भ्रष्टाचार के कारण बहुत कम पैसा नीचे तक पहुंचता है। सरकार ने 100 करोड़ लगाए हैं तो गांव तक 10 करोड़ भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। तो सरकार, उन्होंने कहा कि सिंचाई पे, सामुदायिक विकास पे, एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे, है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे सरकार ने बहुत खर्च किया है। लेकिन दिक्कत यह है कि समाज में, गांवों में कुछ बड़े तबके के या ताकतवर लोग हैं, उच्च जाति के लोग, कोई भी अगर सरकार की स्कीम आती है, किसी भी तरह का जो काम होता है उसमें फायदा वो ले लेते हैं बीच में और गरीबों तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाती।
तो अगर सरकार पूरा का पूरा ध्यान खेती बाड़ी पे लगा भी देती तब भी यहाँ पर ये समस्या खत्म नहीं होने वाली थी। ठीक है, तो सरकार ने अच्छा ही किया कि उद्योगों की तरफ भी अपना रुझान रखा। एक तो ये हो गया कृषि बनाम उद्योग, समझ गए आप लोग। दूसरा था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र को पब्लिक सेक्टर कहते हैं जिसमें केवल सरकारी कंपनियां होती हैं, और निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर जिसमें कोई भी प्राइवेट आदमी की कंपनी हो। देखिए बिल्कुल, विकास के जो दो जाने माने मॉडल थे भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया, ना तो पूंजीवादी और ना ही समाजवादी। पूंजीवादी मॉडल क्या था? पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता था कि प्राइवेट सेक्टर जो चाहे जैसा कर देगा वैसा विकास होगा। ठीक है, और समाजवादी मॉडल में जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता। कोई भी इंडस्ट्री लगाई जाती तो जो सरकार थी वही उसी के अंडर में रहती, पूरी की पूरी इंडस्ट्री। ये था सार्वजनिक क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का मॉडल या समाजवादी मॉडल। तो सरकार ने इन दोनों मॉडलों की बातों में से कुछ कुछ लिया और मिले जुले रूप को लागू किया, जिसको कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, सरकार ने ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई और ना ही समाजवादी, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई जिसमें दोनों चीजों का योगदान। देखिए, खेती किसानी व्यापार उद्योग का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथ में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भी भारी उद्योगों को रखा, उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इलाके दिए गए जिसमें इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन सरकार ने बड़े उद्योग और ऐसे आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पुल, ब्रिज, बिजली, रेलवे, ये सब अपने हाथ में रखा। इसलिए रखा क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता कि रेलवे का आप डेवलपमेंट करो, सड़कों का आप डेवलपमेंट करो, ठीक है, ब्रिज आप बनाओ, पुल आप बनाओ, तो वो कहाँ बनाते? बड़े बड़े शहरों को जोड़ने वाले वो सड़क बनाते, रेलवे बनाते। बंदरगाहों से लेकर के जो भी क्या कहते हैं पोर्ट सिटीज थी, उनसे लेकर के बड़े बड़े ट्रेड सिटी या व्यापारिक नगरों को जोड़ते। गांव में सड़क थोड़ी बनाते। अब किसी आदिवासी इलाके में, पहाड़ी इलाके में नदी के ऊपर कोई पुल बनाना है, कोई टाटा अंबानी जाके बनाएंगे, उनका क्या फायदा उससे? वहां कौन बनाएगा? वहां भारत सरकार बनाएगी, है ना। तो इस तरह से सरकार ने कुछ क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर को दिए और कुछ क्षेत्र अपने हाथ में रखे, और अपने क्षेत्र में अपने हाथ में जो भी क्षेत्र को रखा या जो इंडस्ट्रीज को रखा उसी को सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर का। इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों से हुई। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी और न ही निजी क्षेत्र से बढ़वार के लिए कोई उपाय किया है। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया और इन न्यस्त हितों के ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी क्षेत्र की राह में रोड़े अटकाए। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि जो गवर्नमेंट सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर था, अधिक से अधिक इंडस्ट्री उन्हीं को। पब्लिक सेक्टर में बड़े बड़े उद्योग थे और पब्लिक सेक्टर चूंकि सरकार की थी, तो सरकार के लोगों ने क्या किया कि परमिट सिस्टम या लाइसेंस नीति बनाई कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, उद्योग लगाना है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इस लाइसेंस के चक्कर में सरकार के सामने इतने जूते घिसने पड़ते थे उस इंडस्ट्री वाले को कि वो कहता है कि जाओ, हमें तो इंडस्ट्री खड़ी ही नहीं कर। बात समझ रहे हो ना। और उसमें ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार था, तो इसलिए निजी क्षेत्र इसी बात की आलोचना करते थे, निजी क्षेत्र के सपोर्टर, और इसी कारण से निजी क्षेत्र का कोई डेवलपमेंट कम से कम। सरकार ने ऐसी चीजों के आयात पर बाधा आयत की जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। सरकार हर वो चीज को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए रोक देती थी जो भारत में बना सकते। कपड़े भारत में बन सकते हैं, बाहर से नहीं आएंगे। अगर
हम लोग आयरन बना सकते हैं, बाहर का नहीं लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहाँ बन सकता है, बाहर का मंगाएंगे ही नहीं, रोक देंगे। तो इसके कारण क्या हुआ, ठीक है ना, कि यहाँ पर ऐसी चीजों के उत्पादन का बाजार का एक तरह से प्रतिस्पर्धा भी रही, मतलब कि कोई कंपटीशन ही रहा है ऐसे मार्केट में। आपके बाजार में जो भी मिल रहा है आपको मजबूरी में वही खरीदना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि बाहर का तो सामान ही नहीं आएगा। अभी हम जाएंगे शोरूम में तो पुर्तगाल से लेकर के अमेरिका तक कोई भी कपड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था, क्योंकि सरकार बाहर से सामान आने ही नहीं देती थी। और अगर आती भी थी बाहर से, इंपोर्ट होता भी था कोई चीज, इंडिया में कोई चीज बेची भी जाती थी, तो उस पर सरकार इतनी ज्यादा लेवी या टैक्स लगा देती थी कि वो जरूरत से ज्यादा महंगी हो जाती थी। ठीक है, इसकी वजह से निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। सरकार ने अपने नियंत्रण में जरूरत से ज्यादा चीजें रखी, इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ गई। सरकार ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम अपने नियंत्रण में रखेंगे। अब सरकार अपने नियंत्रण में रखेगी तो सरकार में है कौन? सरकार में सब राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं, अधिकतर चोरी थे, भ्रष्टाचारी थे, करप्ट लोग थे। और उस करप्शन के कारण, और क्या कहते हैं, इनएफिशिएंसी, अकुशलता मतलब इनएफिशिएंसी के कारण जितनी भी इंडस्ट्री थी या भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो डिग्रेड ही हुई, उसमें कोई ज्यादा सुधार। देखिए, कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा और चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की। ठीक है भाई, एजुकेशन पे और स्वास्थ्य पे तो सरकार ने खर्च ही नहीं किया। सरकार को केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने को तैयार नहीं थे। याद रखिएगा, सरकार केवल, अब जैसे मान लो कि सड़क बनाना है, रेलवे का विकास करें, निजी क्षेत्र चाहता ही नहीं था, प्राइवेट सेक्टर चाहता ही नहीं था कि हम इन्वेस्टमेंट करें। वो जितने देर में सड़क और ये बनाएंगे उससे ज्यादा फायदा है को इंडस्ट्री में लगाने में। ठीक है, तो सरकार को मजबूरी में वहां पर जाकर के ये इंडस्ट्री लगानी। दरअसल सरकार के इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की। इसके अतिरिक्त मदद गरीबों को होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्य वर्ग खड़ा हुआ जो बगैर खास जिम्मेवारी की मोटी तनख्वाह से कुछ सुविधाओं को भोग रहा। याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सरकार ने ये जो हस्तक्षेप किया, मतलब कि अधिक से अधिक इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में ले आए। तो पब्लिक सेक्टर कंपनियों को चलाने के लिए सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी तो चाहिए, गवर्नमेंट मशीनरी भी चाहिए। और गवर्नमेंट मशीनरी चाहिए तो उसकी तनख्वाह देना, उसको सुख सुविधा देना, ये सब इस लोगों को, और सरकार का ज्यादा से ज्यादा पैसा उन पे खर्च हुआ, गरीबों का कोई फायदा नहीं हुआ। इस अवधि में गरीबी में ज्यादा कमी नहीं आई, गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले कम हुआ हो लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज कम हुआ, पहले से कम हुआ, लेकिन फिर भी अभी गरीब तेजी से बढ़ ही रहे थे। देख लो एक बार में। क्या बात, क्या बात, क्या बात, मजा आया। चैप्टर खत्म करेंगे है वे 3-4 पेज। पढ़ाई एक है ना, नशे के जैसा है, जिसको चढ़ गया ना उसको दिक्कत नहीं होती, हम लोग को चढ़ा हुआ। देखिएगा, तो ये जो 5 ईयर प्लान आपने देखे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 के बारे में बात हुई इसमें, इसका क्या रिजल्ट आया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, परिणाम क्या निकले। आजाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी, हमें भी पता है, इसकी चर्चा यहाँ 3 अध्यायों में की गई। इसमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन सा, वो क्या थी, नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। तीसरा चैलेंज था कि जो भी डेवलपमेंट किया जाएगा उसका फायदा केवल एक वर्ग या एक क्लास को नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों को मिलेगा। और सबसे अधिक किसको मिलेगा, गांव की सबसे जो गरीब जनता है, जो सबसे अधिक
गरीब है उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ तो हुआ ही नहीं। ये जो थर्ड चैलेंज हमारा था वो तो बिल्कुल का बिल्कुल खत्म हो गया। ये हम लोग इसको पूरा ही नहीं कर पाए। ये चुनौती या समस्या का समाधान ही नहीं निकल पाए। अंशुल आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ सर आ रही है। शुरुआती दौर में ही इस दिशा में बड़े कदम उठाए पाने की अक्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने। असमान विकास से जिनको फायदा पहुंचा था वे जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे और इस कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और भी मुश्किल हुआ। क्या कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पे जो ध्यान दिया गया तो कुछ ऐसे समाज के तबके थे, उद्योगपति और लोग जिनके पास पैसा आ गया, वो ज्यादा पावरफुल हो गए। ठीक है, और पावरफुल हो गए तो वो राजनीति में भी आ गए, उन्होंने चुनाव भी लड़ा और अब वो सरकार का एक अंग बन गए। अब सरकार का अंग बन गए तो बाद में भी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आई वो अधिक से अधिक सरकार का जो पैसे का खर्च था वो उद्योगों पे ही लगाया उन्होंने, क्योंकि वो खुद उद्योगपति थे, अपना फायदा देखेंगे ना। सरकार वो सरकार ही हो गए। अब जब वो उन्हीं की सरकार थी, वो सरकार के अंग ही बन गए, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बन गए, तो खुद अपने बेनिफिट के लिए वो काम करने लगे। और जो गांव की गरीब जनता, गांव का किसान और जो कृषि क्षेत्र था वो अभी भी उपेक्षा का शिकार रहा, मतलब कि नेग्लिजेंस का। नियोजित विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास के बेशक कम विकास हुआ हो, किसी क्षेत्र में कम हुआ हो, किसी में ज्यादा हुआ हो, लेकिन आगे भारत कैसा डेवलपमेंट करेगा, कैसे विकास करेगा, इसका पूरा का पूरा रास्ता इसी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जो प्लानिंग की गई थी, जो नियोजन किया गया था, इसी पे डिपेंडेंट था। ठीक है, एक तरह का बुनियाद इन्होंने रखा कि आगे भी जाकर किसी बुनियाद पे आपको काम करना। इसमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा, नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयां, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू किए गए। ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं आज भी भारत सरकार के सबसे बड़े उद्योग ये फैक्ट्री है, याद रखिएगा इस बात को। वो आज भी है और आज भी हमारे उद्योगों का मेरुदंड बना हुआ है, रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, बैकबोन। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफी इजाफा हुआ, रेलवे का, सड़क का, इन सबों का बहुत विकास हुआ है ना। और फिर भी बाद के समय की आर्थिक समृद्धि इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। ठीक है, इसमें कहने का मतलब है कि अगर ये मान लो पहले से सड़क, बिजली, पानी, रेलवे का विकास नहीं किया जाता, भारी उद्योग या मशीनों के निर्माण वाले भारी मशीन उद्योगों का अगर विकास नहीं किया जाता, उसको स्टेबलाइज नहीं किया जाता, उसकी स्थापना नहीं की जाती, ठीक है, तो आगे जाकर के किस तरह से फिर आप अभी जितने क्या कहते हैं डेवलप्ड हो, विकसित हो, पहले नहीं हो पाते। फिर से हमको एक्स्ट्रा इसमें अपना वेल्थ, इनकम और सब कुछ लगाना पड़ता। ठीक है, भूमि सुधार को देखते हैं। इस दौर में लैंड रिफॉर्म्स क्या हो और कैसे हो। ठीक है, देखिए, जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास थी जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। ठीक है, लैंड होल्डिंग जो थी उसको समाप्त किया। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के जमाने से चली आ रही थी। आपको पता ही है जमींदारी प्रथा क्या थी। जमींदारी प्रथा में ऐसा था कि एक आदमी के नाम पर या उसके अधिकार में गांव की अधिकतर जमीन होती थी और बाद बाकी गांव के जो लोग होते थे, किसान होते थे, उनके पास या तो कम जमीन होती थी और नहीं तो बिल्कुल वो लैंडलेस, है ना, फार्मर होते थे, भूमिहीन किसान होते थे। तो इस साहसी कदम को उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं। जमींदारों को खेती से कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना, हो या नहीं हो, उनका तो काम चल ही रहा था, वो तो खानदानी रईस थे।
लेकिन खेती से मतलब किसको था कि उसको कि जिसको खेती ना हो तो भूखे मर जाए, किसान। तो अब जमींदारों के हाथ से वो जमीन छीन करके किसानों के पास पहुंची। ठीक है, इससे राजनीति पर दबदबा कायम रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी। ठीक है, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने का प्रयास किए गए ताकि खेती को का काम सुविधाजनक हो सके। ठीक है, चकबंदी आप समझते ही होंगे। ठीक है, ये चकबंदी किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके बड़े बड़े प्लॉट बनाए गए ताकि अच्छे से खेतों की जुताई हो सके, खेतों की बर्बादी, जमीन की बर्बादी से बचा जा सके। यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम पर रख सकता है, लेकिन जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने इस कानून को तोड़ खोज लिया। ठीक इसी तरह जो काश्तकार किसी और भी जमीन बटाई पर जोत बो रहे थे उन्हें भी ज्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इस कानून पर शायद ही कोई। अब मान लो कोई जमींदार जिनके पास नियम बना दिया गया कि कोई आदमी इतना एकड़ या इससे ज्यादा जमीन अपने नाम नहीं रख सकता था, उसने क्या किया, चाचा बुआ ताया भाई बंधु जितने भी रिश्तेदार थे सबके नाम पे अपनी जमीनों को बांट दिया, केवल नाम रजिस्ट्री करा दी और जमीन उसी की रही। ठीक है ना। देखिए, खाद्य संकट 1960 के दशक में कृषि की दशा बहुत बदतर हो गई। ठीक है, 1940 से 50 के दशक में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से जैसे तैसे अपने को ऊपर रख पाई थी। मतलब जिस रेट पे जनसंख्या बढ़ रही थी उससे ज्यादा खेती बाड़ी का विकास हुआ। लेकिन 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा। ठीक है, पहले तो सूखा पड़ा, ड्रॉट पड़ा, और इसी अवधि में भारत में दो युद्धों का सामना किया, जैसे विदेशी मुद्रा संकट को भी झेलना पड़ा। पापा हेलो, नमस्ते जी। 5 जुलाई को गया था। हाँ जी, उसे विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ 1965 से 67 के बीच में, ठीक है, हम लोगों को दो युद्धों से जूझना पड़ा। 65 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो हम लोगों को पैसे का नुकसान हो गया, और उसके बाद विदेशी मुद्रा का संकट हो, विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो गया, समझ रहे ना। अब विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो गया। हेलो, आइए नमस्ते बेटा। किसका? देखिए, तो विदेशी मुद्रा का संकट इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास तो अनाज का उत्पादन कम था। ठीक है, पहली बात ये तो हम लोग को बाहर से अनाज मंगाना पड़ रहा था, और दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो हमको उसके लिए अपने हथियार या इन सब चीजों को खरीदने में भी खर्चा हुआ, तो इससे विदेशी मुद्रा संकट को भी झेलना पड़ा। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज्यादा विकराल था, जहां स्थिति लगभग अकाल जैसी हो गई थी। ठीक है, बिहार के सभी जिलों में खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर था। इस राज्य के 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्य स्थिति की तुलना में भी आधी से कम थी। इसमें से 5 जिले अपनी सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 ही उपजा रहे। क्या हो गया? कहाँ पे? कब? कंप्लीट करा लेंगे, 4 ही पेज बचा है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शांति से बैठे रहिए। शांति, मोबाइल देखिए आप तब तक, कोई बात ना, भगवान देखिए। तो खाद्य संकट कैसे हुआ? देश में सूखा पड़ गया। थोड़ा पर्दा ठीक करिए। ठीक है,
सो लोगों में एक तो अगर अनाज कम पैदावार हुआ अनाज का, तो सबसे पहली बात तो ये हुई है, कर दे बेटे, ये तो करेगा नहीं सांड है, ठीक है ना। तो उससे ये फायदा नहीं, नुकसान हुआ, सॉरी, इससे ये नुकसान हुआ कि हमारे पास जो अनाज था उसकी होर्डिंग होने लगी, काला बाजारी होने लगी, जमाखोरी, और भी महंगा होने लगा। अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक हिस्सों में उसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो जाता है, जबकि एक अन्य समान आदमी के लिए रोजाना 2450 कैलोरी जरूरी है। 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गई थी। इन वर्षों के दौरान बिहार में उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, जैसी क्या जेपी जयप्रकाश नारायण, मालिन बोलिश, राज के एन राज। अच्छा बात, ठीक है, मत देखो क्या दिक्कत है। पेज नंबर 14। अच्छा सॉरी, रुको, क्या बात है, हिस्ट्री नहीं पॉलिटी करा रहे हैं, पॉलिटी पहले खत्म करेंगे तब हिस्ट्री उठाएंगे। मैं कहाँ कर रहा हूँ कुछ, मैं तो मैंने क्या कहा, 59। देखिए बकवास मत करिए, आपके आने से पहले क्लास बहुत अच्छी चल रही थी, शांति से बैठे रहिए, बिल्कुल नहीं मुंह बंद कर लीजिए केवल। आप जाएंगे तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी, पागल हैं, सुबह 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 बोल, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, एक लक्ष्मी से कुछ नहीं होता, पेट बहुत है, यूट्यूब से कुछ नहीं आती। तो जैसा कि आपको पता है, खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज्यादा गिर जाने के कारण लोगों की भुखमरी का शिकार होने लगे, अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गिर गई, तो सरकार को मजबूरी में सब कुछ छोड़ करके विदेशों से अनाज को आयात कराना पड़ा, मंगाना पड़ा, और उससे हमारी जो कीमती फॉरेन करेंसी थी या विदेशी मुद्रा का नुकसान होने लगा। अब भाई जान तो पहले बचाना है ना, विकास बाद में देखा जाएगा। तो सरकार ने सोचा ये तो नहीं हो, ये तो लंबा नहीं चल सकता, हमें कुछ ना कुछ इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, अस्थाई निवारण ढूंढना पड़ेगा। और वो क्या था, उसके बाद बिल्कुल सही, कृषि की बेहतरी और खेती, तब पूरे देश का ध्यान गया कि भाई खेती बाड़ी को तो हम पीछे छोड़ा है उद्योगों के चक्कर में, और तब पता चला कि खेती बाड़ी कितनी जरूरी है, क्योंकि हमारी अभी भी 80% पॉपुलेशन तो खेतों पे ही है, और खेती ही खत्म हो गई, उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तो सब भूखे मर जाएंगे। तो सरकार ने 1960 के दशक में, 1960 के दशक में हरित क्रांति की बात सोची। हरित क्रांति मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका में नॉर्मन बोरलॉग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने गेहूं की एक हाइब्रिड बीज की खोज की थी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, पूरी दुनिया में गेहूं की खेती का है ना एक मैंने क्रांति आ गई, जो भी पैदावार था ना डबल ट्रिपल होने लगा बीज के द्वारा। जी, हाइब्रिड बीज आज के जमाने में बहुत आसान है, वो उन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने इन्वेंशन ही किया था सबसे पहले इस बीज का। ठीक है, तो पता नहीं 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 जेनेटिक, बिल्कुल जेनेटिकली, और क्या, हाँ दवाई इससे कोई मतलब नहीं। तो सरकार ने सोचा कि, सरकार को पता चला, न्यूज तो मिलती ही थी, तो सरकार ने सोचा कि हमें भी उस बीज का फायदा उठाना चाहिए। सरकार ने वहां से बीज मंगाए, यहाँ पर क्या कहते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन खोले, ठीक है, और यहाँ पर उन बीजों का रिसर्च करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया गया, और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी बिल्कुल भी नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, बस जहां तक मैंने नाम लिया मेन, यहाँ पे सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया, लोगों को बीज दिए गए सस्ते दामों पे, खाद सब्सिडी पे दी गई, बिजली पानी सब कुछ दिया गया फ्री में, सब्सिडी रेट में, और इससे देखते ही देखते खेती बाड़ी में इतना ज्यादा उत्पादन हुआ कि हम लोग सरप्लस में रहे, जरूरत से ज्यादा अनाज उपजाने लगे। ठीक है, यही थी हरित क्रांति। अब आगे श्वेत क्रांति की बात मैं कहूंगा। अमूल आप देखते हैं ना, अमूल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है,
गुजरात के आनंद जिले में, ठीक है, वर्जिस कुरियन एक बहुत बड़े माने जंतु वैज्ञानिक, जो जियोलॉजिस्ट होते, उन्होंने क्या किया कि गुजरात के एक आनंद शहर में सहकारी दूध उत्पादन आंदोलन अमूल इसी शहर में कायम है। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक लोग जुड़े हुए हैं। वहां पे क्या डेयरी खोली गई और सबसे पहले वहीं से इतना ज्यादा दूध का उत्पादन होने लगा कि कुछ दिन में हम लोगों ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। और आज वो दिन है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक मिल्क का प्रोडक्शन करता है। पहले कनाडा था, अब इंडिया है, ठीक है। और ये दुग्ध का या मिल्क का इतना हाई लेवल पे प्रोडक्शन, इतना ज्यादा प्रोडक्शन, और इसमें जो क्रांति आई, रेवोल्यूशन हुआ, इसी को श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और अनाजों के बहुत ज्यादा पैदावार बढ़ने को ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति कहा जाता है। नो, इसमें नेशनल, बिल्कुल बेटे नेशनल है, कुछ इंटरनेशनल का मतलब नहीं। इंटरनेशनल अच्छा वो बात ये बताना मुश्किल है, मेरे आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, मेरे को पता नहीं तो कैसे बोलता हूँ। कॉल टू गुगी बाबा 1970 में, अभी युगी बाबा का फोन आया था। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। बहरहाल ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम ही नहीं था, केवल दूध उत्पादन से मतलब नहीं था इसको। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सके, दूध का उत्पादन के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनकी आमदनी बढ़े तथा गरीबी दूर हो। सहकारी दूध उत्पादकों की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है, सदस्यों में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। आपको पता है पूरे हरियाणा में जितना भी डेयरी उत्पादन का काम है, मर्द को तो कुछ करना ही नहीं है, दूध का काम तो सारा औरतें करती है, बरोटा काटना, चाहे मान लो गाय भैंस का सारा काम करना, दूध निकालना, और फिर वो आते हैं कलेक्ट करने, उनको दूध दे देना। ये सारा का सारा काम हरियाणा में औरतें करती हैं, राजस्थान में करती है, मध्य प्रदेश में करती है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसमें औरतों को भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला। वो घर के काम के अलावा भी परिवार के आय में या परिवार फैमिली इनकम में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे। देखिए 1967 में के बाद जो भी टाइम था उसमें निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और भी बाधाएं कायम हुई। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम की घोषणा की। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार का विचारधारा रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। अब सरकार सोच रही थी कि हम लोग कैपिटलिस्ट नहीं रहेंगे, जो मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने अपनाई है, जिसमें थोड़ी बहुत तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी हम तवज्जो देते हैं, अब पूरा का पूरा ध्यान हम समाजवादी अर्थव्यवस्था पे देंगे। हमें सबसे पहले अपने देश के नागरिकों का कल्याण करना है, गरीबों की भलाई करना है। हमें देश का ऐसे देश के विकास का क्या करना है जो गरीब भूखे मर जाए, है ना। तो इन बदलावों को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मा गर्म बहसें चली, विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चली। देखिए 1950 से 1980, 50 से 80 के दशक में बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था 3 से 3.5% की धीमी गति से रफ्तार से ग्रोथ कर रही थी। देश का आर्थिक विकास 3 से 3.5% था, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में जितने भी उद्यम थे, जो प्लांट्स लगी थी, जो फर्म लगे थे, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, करप्शन था। सरकार 100 करोड़ ऊपर से देती थी तो वो छनते 10 करोड़ तक ही नीचे आता था। बात समझ रहे हैं ना। और धीरे धीरे जितने भी इंडस्ट्री थी सब घाटे में चलने लगी, सरकार को अपने से पैसे भरने पड़े। सरकार को पता था, लेकिन सरकार कौन चला रहा था, खुद सोचो ना। सरकार तो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त थी ना। प्रधानमंत्री मान लो ठीक हो, और प्रधानमंत्री जिसको इंस्ट्रक्शन देके आप ठीक करो वो गोलमोल करता रहे बीच में। जितने लाल फीता शाही जो थे, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेट्स, वही तो मेन भ्रष्टाचारी थे। उनको पता ही नहीं था इंडस्ट्री कैसे चलाते हैं। हाँ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जितने इन्वॉल्व थे, ठीक है, कारखाने ही तो थे ना भारत सरकार। तो क्या हुआ आखिर में, देखिए क्या हर साल ऐसे स्कीम लेगा
नहीं, गवर्नमेंट स्कीम का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी स्कीम हो, या तो गांव के विकास के लिए हो, इरिगेशन के लिए बजट में फंडिंग तो होती है ना 5 ईयर प्लान में, तो हो रही थी तो पहुंच नहीं रहा था ना गरीबों तक। गरीबों के लिए सरकार पैसा लगा रही है लेकिन गरीबों तक पहुंच ही नहीं रहा है। यही तो मेन आफत यही थी ना। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया और आगे इकोनॉमी ने कैसे ग्रोथ किया अगले चैप्टर में हमको बाद में पता चलेगा। तुम देखो। अच्छा ओ भैया वो चैप्टर अलग है ना 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 ना, खत्म कहाँ हुआ है, हम तो पागल है। हम उस समय से